हे गाइस, वेलकम बैक टू एन न्यू वीडियो। तो आज की ये वीडियो होगी हमारे BPCC 111 की यूनिट 8 दुश्चिंता विकार। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। और स्टार्ट करते करते चलिए आप भी एक वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए। हम प्राय दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में चिंतित हो जाते हैं। जैसे हम जब परीक्षा देनी होती है, नौकरी के लिए साक्षात्कार देना होता है, अथवा जब हम पहले से ही देर हो रहे होते हैं और ट्रैफिक के भीड़ में फंसे रहते हैं, या एकदम अंतिम समय में कार्य पूरा करना चाहते हो आदि। जब हम इस परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं तो हमारी दुश्चिंता का स्तर कम हो जाता है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियों की तरफ देखना महत्वपूर्ण है जहां हम उस परिस्थिति से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारा भय, मतलब जो डर होता है या चिंता होती है, वो कम नहीं होता, उस चीज़ों के साथ हमेशा चलता रहता है। संज्ञानात्मक व्यक्ति निष्ठ, मुझे डर है, दैहिक हृदय गति में वृद्धि, तेज और सांस लेने में दिक्कत, व्यवहार स्थिति से बचने के लिए प्रबल आग्रह। पैनिक हो जाता है बहुत सारे लोग, आतंक हो जाता है, बढ़ जाता है। आतंक में भी भय की ही भांति उपरोक्त 3 कारक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आतंक में आने वाले प्रलय, मृत्यु का भय, पागलपन एवं अपने पर नियंत्रण हटने की आत्मगुण अनुभूति भी पाई जाती है। ठीक है, 8.2 किधर गया? ये 8.2 ये है, ठीक है। दुश्चिंता, भय एवं आतंक के मध्य अंतर। भय एवं दुश्चिंता के मध्य अंतर करने का सबसे सामान्य तरीका वास्तविक बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण से होता है। भय जो होता है किसी चीज़ से गलत उद्दीपक प्रत्यक्षण, जिसका अधिकांश लोग वास्तविक खतरा मानते हैं। भय का अनुभव वास्तविक खतरे से अनुभव होता है। दुश्चिंता खतरा पूर्वानुमान से में अनुभव की जाती है जब ऐसा कोई खतरा उपस्थित नहीं होता, मतलब वो चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है लेकिन हमें उसके बाद भी उसकी चिंता होती रहती है। ठीक है, फिर आगे संज्ञात्मक, शारीरिक और तीव्र व्यवहारात्मक दुश्चिंता के घटक होते हैं। कुछ संज्ञात्मक हमारे कुछ विचार होते हैं, ऐसे मनोदशा, चिंता से हम भविष्य की घटित होने वाले। शारीरिक, तीव्र तनाव, अत्यधिक उद्दीपन, डर में जैसा होता है, पूरी तरह से लड़ाई या पागलपन नहीं होता, लेकिन प्रत्याशित खतरे के लिए व्यक्ति लड़ाई या पागलपन के लिए तैयार रहता है। व्यवहारात्मक, प्रत्याशित बचाव परंतु भय जैसे, प्रत्याशित खतरनाक स्थितियों में बचाव परंतु भय जैसे तुरंत उन खतरों पर पलायन करने की जल्दी नहीं होती है। दुर्वृत्ति, नैदानिक लक्षण, कारण और उपचार। नैदानिक लक्षण दुर्वृत्ति, फोबिया, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति का एक विस्तार चलने वाला असंगत भय होता है। जैसे ऊंचाई से हो सकता है, किसी को पानी से हो सकता है, किसी को कुत्ते से हो सकता है। कुत्ते से तो बहुत लोग को होता है, जो थोड़ा सा वास्तविकता में कोई खतरा प्रस्तुत नहीं होता। जरूरी नहीं कुत्ता देख के कई लोग साइड होने लग जाता है, या कुत्ता किसी की तरफ आगे बढ़े तो उसको यही लगता है ये काटने वाला है, तो वो घबरा जाता है। DSM-5 में दुर्वृत्ति को 3 श्रेणी में बांटा गया है: विशिष्ट दुर्वृत्ति, सामाजिक दुर्वृत्ति एवं विविध वृत्ति, एगोराफोबिया। ठीक है, विशिष्ट दुर्वृत्ति जो पहले सामान्य दुर्वृत्ति के रूप में जाना जाता है, उसके में 5 उप प्रकार होते हैं। जानवर, ठीक है, सांप, मकड़ी, कुत्ता, सामान्य वातावरण, पानी, ऊंचाई, तूफान, रक्त इंजेक्शन, हाँ सुई से भी कई लोग देखकर पगला जाते हैं। और अन्य, उल्टी होना, किसी को देखते ही घबरा जाना, वो भी धमाधम उल्टी करना, पुल गुफा में जाने से डरना। ठीक है, सामाजिक दुर्वृत्ति, सामाजिक परिस्थितियों से भय होता है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति इन बात से डरता है, जैसे स्टेज पे जाने से, किसी के सामने बोलने से, लेक्चर देने से। एगोराफोबिया, परंपरावादी सोच, एरोगा का भय है। यह एकत्रित होने वाले लोगों की जगहों का ग्रीक शब्द है। यह भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, सिनेमा आदि से डरता है कि यहाँ नहीं जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, विशिष्ट दुर्वृत्ति, ये सब यार अभी भी समझा दिए उसको, इतना ब्रीफली तो दे दिया, पहले भी हम लोग कई बार पढ़े हुए। विशिष्ट दुर्वृत्ति या सामाजिक दुर्वृत्ति। अगोराफोबिया एक पारंपरिक अगोरा का भय माना जाता है, जो सब सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल, थिएटर आदि में उड़ने का भय, जहाँ बड़ी सभाएं हो सकती है।
दुर्वृत्ति स्पिरिट लोगों में सामान्य विशेषता, दुर्वृत्ति स्पिरिट लोग प्राय यह जानते हैं कि उनका भय अंतार्किक है, पर वे अपनी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। उनको पता रहता है कि ये जो चीज़ है वो उनके साथ है और ये भय सिर्फ उनके लिए है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी सहायता नहीं करते। यदि वो दुर्वृत्ति की परिस्थितियों का सामना करने के प्रयास करते हैं तो वो भय एवं दुश्चिंता से घिर जाते हैं कि इस चिंता में अगर वो सामना करने का ट्राई भी करता है या प्रयास भी करता है तो वो उसमें चिंता में घिर जाता है। क्या हो सकता है, कुत्ता काट सकता है, क्या हो सकता है हम गिर सकते हैं, क्या हो सकता है पुल टूट जाए, या सामाजिकता सब हमें देखे मॉल में जाए हम अगर तो वो चिंताओं से घिर जाता है और उसे डर होने लगता है। दुश्चिंता की कमी द्वारा दुर्वृत्ति व्यवहार प्रबलित होता है जो समय भयपूर्ण परिस्थितियों में प्रतिहार के कारण उपस्थित होता है। दुर्वृत्ति कभी कभी द्वितीय प्राप्ति के द्वारा स्थिर होता है, जैसे अवधान को बढ़ाना, सहानुभूति तथा दूसरे व्यवहारों पर कुछ नियंत्रण। दुर्वृत्ति के कारण जैविक परिप्रेक्ष्य होता है, आनुवंशिक कारक जिसमें है पहला भय अनुबंधन की गति एवं शक्ति को निर्धारित आनुवंशिक एवं स्वाभाविक परिस्थितियों से होता है। इसमें ट्रांसपोर्टर जीन्स 1 या 2 रूपांतर के वाहक होता है। लंबी चौड़ी कहानी है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जाती है। मनोवैज्ञानिक आकलन ऐसा होता है जिसमें मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण फ्राइड के अनुसार दुर्वृत्ति दुश्चिंता के प्रति बचाव को प्रदर्शित करता है, जो इदम को दमित आवेगों से उपजा है। इदम द्वारा ईड ईगो, यार क्या होता है इंग्लिश तो याद है, अहम इदम और पराहम, इदम अहम और पराहम, हाँ इदम अहम और पराहम। तो इदम द्वारा दबे हुए आवेगों को जानना अधिक खतरनाक होता है, इसलिए दुश्चिंता बाहरी वस्तु द्वारा परिस्थितियों पर विस्थापित हो जाती है जिसका भयभीत हुए वस्तु के प्रति प्रतीकात्मक संबंध होता है। व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये चीज़ों को ऐसे दिखाता है, या अनकॉन्शियस माइंड कभी कभी स्थिर हो मतलब अचानक से आ जाता है। देखो कुत्ता 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 से तुम घबरा जाते हो और चीज़ों में चिंतित हो जाते हो और फिर भय की होता है। तो व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य दूसरे के व्यवहार से कि अरे फलाना को कुत्ता काट चुका था, इससे बचना है, कुत्ता गिरा देता है, लोगों के सामने बेइज्जती करा देता है, ये वो है तैन। कुत्ता इसलिए क्योंकि ये सबके साथ होता है, इसलिए हम कुत्ता की कहानी सुना रहे हैं आप लोग को, हमको भी होता है कभी कभी। विकासवादी परिप्रेक्ष्य हमारे विकासवादी इतिहास में ये प्रभावित किया गया कि कौन से उद्दीपक से हमें भयभीत हो। उदाहरण के लिए साफ पानी, ऊंचाई, किसी बंद जगह, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें भी होती है। ऐसा ये क्या बोलते हैं भ्रम में आता है भूत प्रेत। तो दुर्वृत्ति का उपचार अनावरण सिद्धांत, क्लाइंट को नियंत्रित वातावरण में भयभीत वस्तु, जानवर या जगह के संपर्क में लाया जाता है। जैसे कुत्ता को कोई पालतू कुत्ता ले आए, वो आपको प्यार कर रहा है तो आपको उसका भय निकलेगा। ऊंचाई से है तो एक शीशे के गिलास के ऊपर आपको चलाया जा सकता है जो जिसके नीचे कुछ भी ना हो, आपको बहुत गहराई हो, लोग चल रहे हो उसके ऊपर। ऐसे पुल वुल बन चुके हैं आज की डेट में बहुत सी जगह, इंडिया में भी है ना। तो इस तरीके से मॉडलिंग में ये दिखाना प्रस्तावित अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। क्लाइंट वास्तविक जीवन में अथवा सिनेमा में दूसरे को व्यक्ति को देखता है। कभी कभी चिकित्सक को जहाँ क्लाइंट को दुर्वृत्ति का कारण है उस स्थिति में व्यक्ति बिना भय के कार्य करते हैं, दूसरे व्यक्ति को बिना भय शांतिपूर्वक कार्य करता देख वो भी उत्सुक होते हैं और उन कार्यों को करना चाहते हैं। सामाजिक दुश्चिंता विकार नैदानिक लक्षण, कारण और उपचार। सामाजिक दुश्चिंता सामाजिक दुर्वृत्ति भी कहा जाता है, जो कि एक लगातार आंतरिक भय है जो प्राय दूसरे की उपस्थिति से संबंधित होता है। यह व्यक्ति के लिए बहुत संकट में हो सकता है। सामाजिक दुर्वृत्ति एवं सामाजिक दुश्चिंता विकार में क्या अंतर है? सामाजिक दुर्वृत्ति एवं सामाजिक दुश्चिंता विकार में अंतर विहद रूप से कालानुक्रमिक है, जिसमें सामाजिक दुर्वृत्ति पुरानी शब्दावली है जबकि सामाजिक दुश्चिंता विकार इस विकार के लिए वर्तमान प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली है। सामाजिक दुर्वृत्ति का आधिकारिक मनोरोग निदान नैदानिक और संख्याकीय मैनुअल के तरीके संस्करण DSM-3 के प्रारंभ हुआ। सामाजिक दुर्वृत्ति का वर्णन प्रदर्शन में भय की स्थिति में होता है, यहाँ तक होता है तथा यह भय कम औपचारिक भय की स्थिति में नहीं होता जैसे कि सामान्य बातचीत की अवस्था में होता है। मतलब सामाजिक दुर्वृत्ति एक पुराना नाम है जिसे अभी सामाजिक दुश्चिंता विकार के रूप में कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी जगह का नाम बदला, फैजाबाद अयोध्या हो गया, वैसे ही सामाजिक दुर्वृत्ति बदल करके सामाजिक दुश्चिंता विकार हो गया। सामाजिक दुर्वृत्ति विकार के कारणात्मक कारक जैविक परिप्रेक्ष्य, आनुवंशिक और स्वाभाविक कारक
कि ये चीज़ें पहले जेनेटिक्स में ही होती हो, कि लोगों को उससे भी डर लगता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कि यह उसे प्राचीन अनुबंध का परिणाम है। यह अध्ययन में पाया गया कि वह 56% लोग विशिष्ट दुश्चिंता विकार के लोगों तथा 44% सामाजिक दुश्चिंता विकार के लोग भावना सामाजिक विकार प्राय विशेष रूप से उन माता पिता के साथ बड़े होते हैं जो सामाजिक रूप से अलग होते हैं, मतलब कम जाना लोगों में, अपने परिवार से दूर रहना, कम बातचीत, आपस में ही खुश रहना की कोशिश करना। और उसी तरह का बच्चा बड़े होते होते दूसरों से कम मिलता जुलता है और अन्य प्रकार की दुर्विधियाँ उसके इसमें बिल्ड हो जाती है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य कि अलग अलग विकास में कुछ बाधाएं आना, जिससे कि बच्चे ने बहुत समय तक बहुत लोगों को ना देखा और फिर वो उससे घबराता है और दुर्वृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। सामाजिक दुर्वृत्ति का उपचार संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, लोगों से मिलना जुलना, हाल चाल करना, लोगों को का खुश होना जब वो उसे देखे और उससे बातचीत में कोई मुझे पसंद नहीं करता, लोग मुझे आकर्षक नहीं मानते। चिकित्सक पुनः विश्लेषण द्वारा ऐसे नकारात्मक सोच को पुनर्संरचित करने का प्रयास करता है और उसे बढ़ावा देता है, भले ही वो अच्छा हो ना हो, कैसे भी क्लाइंट, उसे बढ़ावा दिया जाता है कि आप हर तरीके से संपूर्ण हो। औषधि चिकित्सा जिसमें उसे दवाएँ दी जाती है, उदाहरण के लिए मोनो आमीन ऑक्सीडेट निरोधक या MAOIs तथा चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक निरोधक या SSRIs। यह कुछ दवाई होती है, आप लोग खा मत लेना। तो पता चला कुछ इन सब के वो भी दिए रहते हैं परिणाम। अगर आप कुछ ठूस लो तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सोचने की क्षमता पे कमी आ सकती है और आपकी दिनचर्या में शांति हो जाएगी। मतलब आप जो भय मतलब उछल कूद जो करते हो थोड़ा बैठ जाओगे। अगर इन सब का विकार हो सकता है, बहुत तरीके का कोई प्रॉब्लम भी हो जाए आंतरिक रूप से। आतंक विकार नैदानिक लक्षण और कार्यात्मक कारण एवं उपचार। DSM-5 आतंक आघात को पृथक पैनिक था, ये क्या था, फोबिया, पैनिक ही था शायद, हाँ, आतंक आघात को पृथक प्रकार से भयंकर भय अथवा असुविधा के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 13 मानक सूची के लक्षणों में से कम 4 लक्षण विकसित हो तथा 10 मिनट में अपने चरम पर पहुंच जाए। यद्यपि कि ये लक्षण 10 मिनट में चरम पर आ जाते हैं, यह आघात कुछ सेकंड में ही चरम पर पहुंच जाता है। यह लक्षण धीरे धीरे कुछ मिनट से आधे घंटे पश्चात समाप्त हो जाता है। मतलब एक आतंक विकार में DSM-5 मानदंड: दिल का धड़कना, दिल का बैठना अथवा दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, कंपन अथवा हिलना, सांस की कम होने की संवेदना अथवा सांस रुकना, घुटन का अनुभव होना, रुकावट की अनुभूति, सीने में दर्द, असुविधा, उल्टी की अनुभूति, चक्कर की अनुभूति, उदर मांसपेशियों में तनाव, अपसंवेदन, अस्पष्ट अनुभव, नियंत्रण खोने का भय अथवा पागल होना, मृत्यु का भय। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ आप लोग को कुत्ता दौड़ा चुका हो, आप बहुत ज़ोर से भागे और कुत्ता आपको नहीं काट पाया, कुत्ता को कोई भगा दिया, लेकिन आप में ये सब चीज़ें होना, कान बजना, गला सूखना, सिर दर्द हो जाना, हाथों में पसीना आना, पैर कांपना, ये सब चीज़ें हो जाती है। नियंत्रण खो देना, दिल का दौरा होना, पागलपन सा होना या कोई एक्सीडेंट होना, उसमें पैनिक लोग हो जाता है। आतंक आघात के प्रकार: संकेत अथवा पूर्वीवर्त आतंक आघात और बिना संकेत आघात जिसमें कोई संकेत नहीं होता और बहुत आघात हो जाता है। ऐसे किसी का नींद में जो कि रात्रि दृश्य आतंक के नाम से जाना जाता है। एगोराफोबिया, ये सब तो अभी भी पढ़े, बार बार वही आ जा रहा है। एगोराफोबिया शब्द ग्रीक के एगोरस लिया गया, जिसका अर्थ है बाजार, अतः इसका अर्थ बाजार की जगह का भय है, जिसमें मॉल वॉल में जाने पे होता है, पर बार बार ये अगोरा आ जा रहा है। व्यापकता, लिंग भेद में कोई जरूरी नहीं है सब। आतंक विकार के कारणात्मक जैविक कारक होते हैं। सबसे पहले कि माता पिता में चीज़ें रही हो पहले से, या दादा दादी में किसी भी चीज़ों में, या नाना नानी किसी भी जेनेटिक्स में रही हो। जैविक कारक को एक बार अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो इसका जो बेनिफिट है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसी जैविक कारक से मिला करके आप दुर्वृत्ति विकार भी लिख सकते हो, दुश्चिंता विकार भी लिख सकते हो, और सामाजिक विकार में भी जैविक कारक लिख सकते हो। एक बार अगर आपने जैविक कारक को पकड़ लिया, उसकी 4-5 लाइन मुख्यतः उठा ली और उसी से खेल करके आप बार बार अलग अलग बना रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगी एग्ज़ाम टाइम में।
जैसे जैव रासायनिक कारण असमानता है, कुछ चीज़ें हर बार नहीं आती, लेकिन जैविक कारक जो होता है ये मुख्य कारक होता है। और मनोविश्लेषणात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और व्यवहारात्मक विकासवादी कारक, ये सब कारक का अगर आप लोग कुछ मुख्य मुख्य चीज़ पढ़ लिए कि यही चीज़ हर बार हर सेंटेंस में आ रहा है, तो आप लोग उसे पकड़ सकते हैं और किसी भी तरीके से बना करके कोई भी विकार में या किसी भी तरीके के आंसर में आप लोग सेट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बढ़िया रहती है। कुछ दर्शकों पूर्व क्लाइन तथा शिहान ने उपकल्पना दी कि आतंक आघात जैव रासायनिक अति अपक्रियात्मक के कारण होने वाली चेतावनी है। लगभग 2 दशक से अधिक समय में इस उपकल्पना ने बहुत ही अध्ययनों पर बल दिया। यह अध्ययनों ने प्रदर्शित किया कि मानव आतंक आघात आतंक को उत्तेजित करने की प्रक्रिया जैविकीय चुनौतियों के संपर्क से निहित होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य स्तर से अधिक हवा में सांस लेना। ठीक है, सोडियम लैक्टेट डालना, हमारे शरीर में सोडियम लैक्टेट डालना, तीव्र शारीरिक लक्षण जैसे कि धड़कन रक्तचाप और हाइपर वेंटिलेशन से प्रेरित करना, जो आतंक आघात के संभावना को बढ़ा देता है। मतलब कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी स्थिति जहाँ हम लोग को गलत केमिकल्स या हवा का प्रॉब्लम से भी आघात हो सकता है, जिसमें गाबा अमीनो बुटरिक अम्ल है, न्यूरोट्रांसमीटर को जो प्रभावित कर सकता है, जो हम देखो आ गया ना, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहारात्मक कारक। कई शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि व्यापक अधिगम सिद्धांत आतंक विकार के विकास के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आतंक विकार के लिए अंत संवेदी एवं बाह्य शरीर के बाहरी उद्दीपकों के साथ अनुबंधन के प्रभावों का अध्ययन किया। प्राचीन अनुबंध द्वारा आंतरिक शारीरिक संकेतों जैसे हृदय की धड़कना, पेट दर्द एवं बाह्य शारीरिक संकेतों जैसे जगह अथवा लोगों की उपस्थिति जो प्रारंभिक आतंक विकार के दौरान उपस्थित थे, वे इसके साथ जुड़ जाते हैं और वह दृढ़ चिंता भविष्य में होने वाले आतंक विकार को प्रेरित करती है। ठीक है, संज्ञात्मक कारक सोचने और समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अधिगम दृश्यता नियंत्रण, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, आने जाने वाला कुछ है नहीं ये सब। आतंक विकार का उपचार अनावरण चिकित्सा जैसे कि दुर्गति के संदर्भ में बताया जा चुका है कि उसी प्रकार विविधि भित्ति एवं आतंक में भी क्लाइंट को डरावनी स्थितियों में घटने के प्रति लंबे समय तक पारिवारिक सदस्यों बताया कि देखो हम लोग इस चीज़ों को ऐसे निपट सकते हैं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम भी इस कंडीशन में फंसे, अपने अनुभवों को शेयर करना और ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए सामाजिक रूप से दिखाना और इसे कॉमन चीज़ों की तरह दिखाना कि ये डर किसी को भी हो सकता है। इससे वीडियो देख करके आप सीख सकते हो और इससे परिस्थिति आने पे आप निपट सकते हो या लड़ सकते हो या समस्या का हल कर सकते हो। समन्वित तकनीक अनावरण चिकित्सा के साथ संज्ञात्मक पुनर्संचरित समन्वित तकनीक का उपयोग विशेष रूप से आतंक विकार के लिए किया जाता है, जिसमें आतंक नियंत्रण उपचार पैनिक कंट्रोल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें आतंक विकार उत्पन्न करना और उसको बनाए रखने के लिए विनाशकारी स्वचालित विकारों की भूमिका वाले क्लाइंट को शिक्षित करना शामिल है। चिकित्सा के दौरान क्लाइंट को स्वतः उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचार को पहचानने की तार्किक ढंग से उन पर विवाद करना, विविध तकनीकी जैसे उपकल्पना परीक्षण एवं हास्य का उपयोग करके किया जाता है कि ये सब चीज़ों जो होती है वो हमारे माइंड में एक खेल है जिससे हमें डर लगता है। इन चीज़ों से आप निपट सकते हो, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। इसके पश्चात क्लाइंट को आतंक उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के प्रति अनावृत्तित करके दोनों आंतरिक शारीरिक संवेदनाएं बाह्य संकेतों की आपकी आंतरिकता का डर है जिससे आपका शरीर करने से काम नहीं करता है। इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों से निपटे और समय आने पर इनसे इनका सामना और इनको समस्या का हल करें। औषधियाँ जिसमें कि दवाइयों के द्वारा एग्जैटोलेंटिक जो बोजोडाइजेपिक श्रेणी की औषधि है। इसमें अलागा जोतक अथवा अल्प्रोजोम क्लोनाजेपन जैसी औषधियाँ निहित है जो चरम सीमा पर दुश्चिंता के उपचार में प्रयुक्त की जाती है और ये औषधियाँ शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाती है। यद्यपि इसका कुछ दुष्परिणाम भी हो सकता है जैसे कि निंद्रापन, बेहोश रहना, संज्ञात्मक दुर्बलता, साथ ही साथ क्रियात्मक प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। ये सब बहुत
तेज़ दवाई होती है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। तो ऐसी दवाइयों से आप लोग बचें और ऐसी विकार आप लोग को कभी ना ही हो, ना आपके परिवार में किसी को हो। ऐसी हमेशा चाह रखेंगे। सामान्य के दुश्चिंता विकार, कभी फिर आ गया दुश्चिंता विकार सामान्य के, इसमें नैदानिक लक्षण होता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। फोबिया, बेचैनी, धड़कन बढ़ना, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में तनाव। और इसमें क्योंकि 5 प्रकार से लग रहा है, 5 को भी कराएगा। स्वीकृति, व्यापकता, प्रारंभ, आयु, प्रसार, ऊंचाई से डर, कुत्ते का डर, ये सब छोटी मोटी चीज़ इसमें आती है। अंधेरे का डर, ये सब, इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है। जैविक दृष्टिकोण होता है, कुछ आनुवंशिक कारक होता है। देखिए कि हम, जैसा कि हम पहले बताया, जैविक दृष्टिकोण को समझ जाओ, आनुवंशिक कारक समझ जाओ, तो इसमें सब कुछ। इसी विकार में DZ जुड़वा की तुलना में MZ में उच्च समावृत्ति दर है। इसके अलावा सामान्य की दुश्चिंता विकार में प्रमुख अवसादग्रस्त विकार के लिए सामान्य के अंतर्निहित आनुवंशिक प्रवृत्ति के लिए प्रबल साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि न्यूरोकेमिकल और न्यूरो हार्मोनल कारक, मतलब गलत हार्मोन्स प्रभावित हो जाना या कुछ गलत केमिकल्स का माँ पिता में या बच्चे में के बॉडी में प्रसारित हो जाना, जिससे कि होता है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें सामान्यीकृत दुश्चिंता इदम आवेगों को ईगो के बीच लगातार अचैतन्य द्वंद्वों का परिणाम है। इदम आवेगों आक्रामक और यौन प्रकृति के होते हैं और अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि दंडित होने के अपने अचेतन भय के कारण इदम को अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करने देता है। चूँकि दुश्चिंता का स्रोत अचेतन मन है, इसलिए व्यक्ति दुश्चिंता का कारण नहीं जानता और परिणामस्वरूप हमेशा चिंतित और आशंकित रहता है। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, दुश्चिंता के कारण पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अन्य लोगों में सामाजिक परिस्थितियाँ। संज्ञानात्मक व्यवहार दृष्टिकोण, सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार निष्कर्षों का मुख्य अंतर्निहित विचार है। यह विकार विकृति संज्ञानात्मक प्रक्रिया को उत्पन्न होती है, मतलब जो चीज़ घट चुकी है उसके बाद भी हमने उस चीज़ों को सोच रहा, जिसका पूरा का पूरा हल आ गया, उसके बाद भी हमने उस चीज़ों पर चिंता सोच रहे कि हमने अपने इंटरमीडिएट या बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया मैथ का, लेकिन उसके बाद भी हम चीज़ों में मैथ में उलझे हुए हैं और उस चीज़ों में चिंतित है और अन्य एग्ज़ाम पे उसका फर्क पड़ेगा। सामान्य के दुश्चिंता विचार का उपचार, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जो हो गया वो बहुत ठीक है। अब आगे बढ़ो, CBT जिसे कहा जाता है, और औषधीय उपयोग, जिसमें उसकी सोचने की क्षमता को थोड़ा कम किया जाता है। जहाँ उसमें सामान्य के जब उसमें बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं तब हम लोग औषधि उपयोग की जाती है, हम लोग नहीं, चिकित्सक लोग उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा खासा लंबा वीडियो बन चुका है, 23 मिनट 23.5 मिनट के आसपास का। तो दुश्चिंता सह विकृति, आतंक, आघात, इसमें एक तरीके का 13 मानक लक्षणों की सूची में कम से कम 4 लक्षण विकसित होकर 10 मिनट के अंदर ऊंचाई पर पहुंच जाए, एकाएक आए और आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दे आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को। तो इस जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। अच्छी है कि नहीं, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरीके की कोई पर्सनल प्रॉब्लम या ग्रेड कार्ड या एग्जाम कार्ड से रिलेटेड कुछ हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ना है हम लोग को यूनिट 9 मनोग्रस्ती, बाध्यता और संबंधित विकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है हमें एक अच्छे वीडियो में। टाटा बाय बाय।